अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लैश में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई, बेरोज़गारी, गैस बहरान, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, डॉलर की ऊंची उड़ान और इसके साथ साथ इंतखाबी मैदान में जो इस वक्त नाकामियाँ उनको देखनी पड़ रही हैं, उसकी वजह से खासी परेशान नज़र आ रही है। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद मैदान में आने का फैसला किया है कि आइंदा जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी निगरानी वो खुद करेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है, उनकी जानिब से जारहाना बयानात आने का सिलसिला जारी है। सरदार अयाज सादिक अब से कुछ देर पहले बात कर रहे थे और उन्होंने एक हिंट दिया है कि हो सकता है कि 20 जनवरी को नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ जाएं। अगर वो वापस आ जाते हैं तो क्या होने जा रहा है मुल्क की सियासत में, और क्या कोई कहीं से इशारा हुआ है जो जरदारी साहब की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ, उनसे ये सारे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इमरान याकूब खान साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद होंगे स्टूडियोज़ में, रज़ा रूमी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे और आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान याकूब साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सर, ये कहीं से कोई इशारा मिला है जो ये अपोजिशन जमात है, शहबाज शरीफ साहब को भी हम सुन रहे थे धड़न तख्ता होने वाला है, जरदारी साहब एक तरफ वो नून लीग के ऊपर जिस तरह की बातें कर रहे थे और अब वो जो कह रहे हैं कि मैं विफाक में जाकर जंग करूंगा और मैं एक एहतजाजी खैमा भी लगाने जा रहा हूं, ये अचानक से हुआ क्या है? ये हौसले तो बुलंद नहीं हो गए हैं इंतखाबी मैदान में कामयाबियों के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, देखिए, जो सियासत होती है ना, हमेशा मफरूज़ों पे होती है। बात चीज़ें हैं जिनके बारे में पहले सोचा जाता है, समझा जाता है और फिर उसके मुताबिक जो सियासी जमातें हैं वो अपनी वर्किंग शुरू कर देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सियासत में कुछ हलकों का रोल इस तरह से होता है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर या उनकी मदद के बगैर आम तौर पे कुछ इतना आसानी से मुमकिन नहीं होता। अब कहा यह जा रहा है कि उन हलकों की तरफ से हुकूमत को वो सपोर्ट हासिल नहीं रही, या आम अगर अल्फाज में कहा जाए कि जो 3.25 साल से एक पेज की बात की जा रही थी वो शायद एक पेज उस तरह से नहीं रहा, क्योंकि उन हलकों ने भी शायद ये महसूस किया है कि इमरान खान साहब बतौर वजीर आज़म उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह से उन्हें डिलीवर करना चाहिए था। अब ये अलग बहस है कि वो वाकई डिलीवर नहीं कर पाए या उनको हालात ऐसे मिले। अब जैसे हमने इमरान खान साहब का जो चलाया वजीर आज़म साहब का, तो वो तो बेचारे रोना रो रहे थे कि जी हम क्या करें, ज़रा सी हम कोशिश करते हैं तो साथ ही फिर डॉलर ख़त्म हो जाते हैं, हमें IMF के पास 20 दफ़ा जाना पड़ता है। तो गुजारिश ये तो उन्हें वज़ीर आज़म बनने से पहले भी पता था। यही सवाल मैंने बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से किए हैं कि अगर आपको मालूम नहीं था तो ये जिस वक्त आप ऑपोजिशन में थे, आपको उस टाइम पे ये बताना भी चाहिए था कि हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हम आके कोशिश करेंगे कि हम ठीक करें और वक्त लगेगा इसको ठीक करने में। तो वो कहते हैं कि नीयत तो साफ है ना। ये तो कोई जवाब नहीं है। आयशा, गुजारिश ये कि ये तो कहते थे कि हमें सब पता है, हमने उसका होमवर्क कर रखा है, हमारे पास 200 एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है। रज़ा रूमी साहब, आमिर ज़िया साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बताएंगे। ये तो इतने बुलंद नारे लगाते थे, दावे करते थे और ये लगता था कि 200 एक्सपर्ट्स जो हैं वो आएंगे तो ऐसा चमत्कार होगा कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर बाहर से जो हजारों अरब डॉलर आने थे, अनफॉर्चुनेटली वो भी ना आ सके। तो ये मामला जो है ना, मैं समझता हूँ कि शायद इनका होमवर्क था ही नहीं। PTI ने कोई तैयारी नहीं की थी। इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब की जो शख्सियत का, उनकी ज़ात का जो करिश्मा है उसकी मदद से ही वो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सियासत में चीजें सिर्फ सोचने से नहीं होती, अमली तौर पे बहुत कुछ करना पड़ता है। वापिस आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ कि जब इस सिनेरियो में आप सब कुछ देखेंगी तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को ये लग रहा है, और शहबाज शरीफ साहब ने आज जो बात की है कि अगर हम आज भी नहीं करेंगे तो फिर जो है ना आवाम का हाथ होगा और हमारा गिरेबान होगा। तो ये सारी ऐसी बातें उसी वक्त की जाती हैं जब हालात साजगार नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है आमिर ज़िया साहब, ऑपोजिशन को हालात साजगार नज़र आ रहे हैं अब अपने लिए, इसलिए इतने एक्टिव हैं, या फिर ये जो इंतखाबी मैदान में कामयाबियां मिली हैं उसकी वजह से इतने हौसले बुलंद है? इसमें जो है दिलचस्प बात ये है
कि ये पहली मर्तबा तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रहा कि 2-3 बरस के बाद जो है पूरा माहौल या पूरी फ़ज़ा जो है वो लगता है कि हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ हो गई है। हमारी जो जमहूरी हुकूमतें ये उसी जो हमेशा से होता है उसी का तसलसल है। 90 की दिहाई को याद करें आप, 2-2 मरतबा बेनज़ीर साहब और नवाज शरीफ साहब को मौका मिला, 18-20 माह के बाद यही सूरत हाल होती थी कि जो कि आज पीटीआई की है। फिर मुशर्रफ साहब के दौर हुकूमत का जब खात्मा हुआ, फिर हमने देखा कि जरदारी साहब की हुकूमत थी और उनके 2 वज़ीर आज़म जो थे बाद दीगरे, उसमें भी आप याद करें कि कितनी इनस्टेबिलिटी थी। यही कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। तो पहला मेरा ये बयान करने का मकसद ये है कि हमारे इस पूरे निज़ाम के खमीर में एक तरह का अदम इस्तेकाम है। यहाँ पर अगर आपको भी वज़ीर आज़म बना दिया जाए तमाम तर नेक ख्वाहिशात और उसके साथ कि आप बहुत ईमानदार हैं, तो गालिबन क्योंकि इस निज़ाम में अदम इस्तेकाम है और हमारा जो सिस्टम है उसमें उसकी वजह से कुछ अरसे के बाद जो है यही सूरत हाल होगी। अवाम जो है पाकिस्तान के, और हम हमेशा तरक्की पजीर ममालिक में मसला रहता है कि हर 2-3 बरस के बाद उनकी तवक्कुआत इतनी ज़्यादा होती हैं और हुकूमत वक्त जो है उसको पूरा नहीं कर सकती। ज़ाहिर है कि एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो अंग्रेजी में एक टर्म होती है जी 2 ईयर रिच या 3 ईयर रिच। हर 2-3 साल के बाद एक ख्वाहिश सी होती है जिसमें होता है कि जिसको तब्दील कर देना चाहिए। तो ये उसी का तसलसल भी है। अब इसमें इमरान खान साहब के साथ जो मसला हुआ कि उन्होंने तवक्कुआत लोगों की हद से ज़्यादा बढ़ा दी, लेकिन उन्होंने एक और जो उनसे मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि नादानी हुई, वो ये कि उन्होंने सिस्टम में रहते हुए काम करना कबूल किया और इस सिस्टम के अंदर उनके पास ना 2/3 अक्सरियत थी, ना उनके पास वो तजर्बा था, ना वो जोड़ तोड़ वो इतना वो कर सके उतनी शातिर तरीके से कि वो अपने एजेंडे पर अमल दरामद कर सकते जो कि अवाम की भलाई का हो। उनकी सियासत का बुनियादी कॉर्नर स्टोन जो था वो एहतिसाब था। इस मुल्क में एहतिसाब भी नहीं हो पाया। आप देखें कि जितने बड़े मगरमच्छ थे या जिनको वो निशाना बनाना चाहते थे और उनके उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। एक साहब जो है यानी कि नवाज शरीफ साहब डिस्पाइट हिज कन्विक्शन वो बैरून मुल्क चले गए। बाकी आज देखें कि ठीक है लोग जेल में गए, शोर मचा थोड़ा बहुत, लेकिन कन्विक्शन नहीं हुई, क्लोजर नहीं हुआ। तो वहां पर भी उनका सिस्टम और वो मसला जो था सिस्टम का था, क्योंकि प्रोसिक्यूशन आपकी कमजोर है, इन्वेस्टिगेशन कमजोर है और अदलिया के निज़ाम ऐसा है कि जो ओपन एंड शट केसेस होते हैं आयशा, उसमें भी हम सजा देने से कासिर होते हैं। वो जो अभी इस्लामाबाद में कत्ल का वाक़या हुआ था नूर मुकद्दम का, मखदूम का, उसका वो तो एक ओपन एंड शट केस था, उसका भी केस चल रहा है, कितने महीने हो गए और अब तक तो फांसी हो जानी चाहिए थी। तो जब आप रेड ये कहते हैं ना इस तरह के मर्डर को आप सजा नहीं दे सकते तो व्हाइट कॉलर क्राइम और ज्यादा मसला हो जाता है। तो बात ये हुई, मतलब एक इख्तिसार के साथ फिर हम राउंड अप करें कि इमरान खान साहब का मतलब है उनकी गलतियां अपनी जगह, उनकी मजबूरियां अपनी जगह, ऑब्जेक्टिव जो कहते हैं मारूदी हालात भी मुश्किल थे। फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि उन्होंने जो गलती की, उन्होंने जो पैदर पे गलतियां की, उनकी टीम के चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां रही और सबसे बड़ा माशी महाज पर वो अपनी जी चलेगी। ठीक है, रज़ा रूमी साहब की तरफ मैं आ जाती हूँ। आमिर ज़िया साहब का मेरे ख्याल से स्काइप का कोई इशू हो गया। रज़ा रूमी साहब आप सुन रहे हैं आमिर ज़िया साहब को? वो कह रहे हैं कि हर 2-3 साल के बाद इसी तरह की किसी भी गवर्नमेंट के लिए हमें सिचुएशन नज़र आती है कि ऐसा लगने लगता है कि जो मुख्तदर हल्के हैं उनके खिलाफ हो गए हैं और वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो आवाम की तवक्कुआत जब कोई जमात अपोजिशन में होती है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, तो वो तो इन तवक्कुआत को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हीं के बेस पे वोट लेकर वो जब गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर वो उसी तरह की चीज़ें करते हैं जैसे पिछले सियासतदान कर चुके हैं। यही चीज़ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी देख रहे हैं। उनके बहुत सारे रहनुमा यही बात करते हैं, देखिए हमारे सिस्टम में ख़राबी है, हमारे इदारे इस तरह के हैं, हमने ये करना था हम कर नहीं पाए। तो मसला फिर है क्या? अवाम जो है, इसका मतलब है कि आगे कोई आने वाली जमात अगर इस तरह की बात करती है, अवाम की उम्मीदें बढ़ाती है, तो अवाम को क्या भरोसा नहीं करना चाहिए उनके ऊपर? जी देखिए, आपने तो एक सवाल में कई सवाल कर डाले। बुनियादी बात जो आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं वो ठीक है कि हर 2-3 साल बाद ना सिर्फ ये होती है बल्कि लोग स्पेकुलेट करना शुरू हो जाते हैं कि ये हुकूमत गई, अब निकाली जाएगी, अब तब्दीली हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और है। यहाँ पर मामला जो है ज़्यादा संगीन और ज़्यादा सीरियस है और उसको साफ कहना, उसको देखना जो है वो ज़रूरी है। और उसकी सबसे पहली जो निशानी है या यूँ कहिए सबूत है, वो माशी नाकामी है और मईशत को बेहतर अंदाज में ना चलाने का जो पूरा एक हमने 3-3.5 साल में एक प्रोसेस देखा है, ये सब उसी का शाखसाना है। आप देखिए ना कि एक हमारे मुल्क में जो मईशत का कैप्टन होता है एक तरह से वो सेक्रेटरी फाइनेंस होता है,
यहाँ पर 3 साल में 6 बार सेक्रेटरी फाइनेंस को बदला जा चुका है। तकरीबन 7 चेयरमैन जो हैं FBR के वो बदले जा चुके हैं। अगर आप दीगर अफसरान को देखें, बल्कि आज खुद जो फाइनेंस एडवाइजर है मेरे ख्याल से अब दूसरे या तीसरे हैं इस वक्त, तो आप ये इस तरह से तो किसी भी पॉलिसी की कोई स्टेबिलिटी नहीं आती। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला जो है वो आज के दिन और आज के साल जो है वो उनकी माशी अबतरी का है। पिछले 3 साल में पाकिस्तानियों की फीकस आमदनी जो है वो 40% उसमें कमी वाक़ई हुई है। ये हकायक हैं, वो तल्ख हकायक जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आपको इन्फ्लेशन और महंगाई की बात भी हो रही है, वो भी आप देखिए तो इस खित्ते में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। उसमें कुछ तो आलमी मसाइल हैं, मसलन तेल की कीमतें ऊपर गई हैं, बिल्कुल ठीक है, कोविड-19 इसका असर है, मगर इसके साथ साथ जो वो माफियाज जिन्होंने चीनी की, आटे की किल्लत पैदा की, अभी खाद की किल्लत पैदा हुई है काश्तकारों के लिए, सीजन है इस वक्त उनकी फार्मिंग का, या इसके अलावा आप मजीद देखिए LNG की जो किल्लत है और उसको बर वक्त ना लेना, ये सब जिम्मेदारियां आती हैं हुकूमत वक्त पे, चाहे पिछलों की गलती हो या उससे पिछलों की गलती हो या 30 साल की गलती हो, 22 साल की गलती हो, इस वक्त जिम्मेदारी जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट पर ही आती है। तो ये जो एक तरीकाकार रहा है उसकी वजह से मकबूलियत PTI की नीचे गई है। उसका सबूत तो उनका जो किला था खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें पहले फेज के जो नताइज है G17 डिस्ट्रिक्ट्स में वो बड़ा वाजे हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान जिसका के मजाक उड़ा के PTI और PTI के लीडर्स और सब ने कोई कमी नहीं, कसर भी छोड़ी हुई थी, वो वहां पर सबसे ज्यादा नशिस्तें ले गए हैं, सबसे ज्यादा मेयर्स उनके तहसील लेवल पे और शहरों में इलेक्ट हुए हैं। कि ऐसा क्यों हो गया? उनको क्या क्या नहीं कहा गया? उनको करप्ट कहा गया, उनको चोर कहा गया, मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनकी तरफ देखा क्योंकि वो भी कंसिस्टेंटली एक ऑपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो तो आपको पता ना, कभी डील के चक्कर में होती हैं, कभी खामोश होती हैं, कभी ज्यादा बोलती हैं, कभी आगे कभी पीछे। रज़ा रूमी साहब, अब ये लोग फिर इशारे भी तो दे रही लगते हैं ना, इनके बयानात से ऐसा महसूस होता है कि वाकई में अब इनके साथ शायद किसी ने राब्ता किया है। जरदारी साहब खुलेआम उन्होंने ये बात की है एक जलसे में या अपने रहनुमाओं से एक स्टेज पर खड़े होकर के मेरे पास आए थे कि कोई फार्मूला बनाएं, तो मैंने उनको वापस भेज दिया कि आप लोग पहले इसको घर भेजें, उसके बाद हम मुल्क को ठीक करेंगे। जी देखिए, इशारे वो बिल्कुल देते हैं, बयानात वो दे रहे हैं, शुरू से दे रहे हैं, लेकिन देखिए आप ये भी नोट कीजिए कि खुद यहाँ पर जो मौजूदा सिस्टम है उसको हाइब्रिड निज़ाम कहा जा रहा है। कामरान खान साहब हमारे बहुत ही सीनियर जो हैं जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनसे सीखते हैं। ये उन्हीं की इख्तरा शुदा एक फ्रेज है और भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। तो हाइब्रिड निज़ाम में गुफ्तगू चलती है, पावर जो होती है, इंतकाल इक़्तिदार मुकम्मल नहीं होता, शेयर किया जाता है, तो इसीलिए वो रवाबित भी होते हैं, रवाबित दोनों तरफ से होते हैं। अभी पहले जिक्र हुआ कि नवाज शरीफ जो सबसे ज्यादा कन्विक्टेड थे या उनके खिलाफ केसेस थे वो मुल्क से चले गए। कैसे चले गए? नवाज शरीफ क्या इतने ताकतवर है कि वो उनके पास पैसे तो हैं उनके पास कि वो अपना जहाज लेके उसमें बैठ के तो निकल गए, रफू चक्कर हो गया अस्पताल से? कतई नहीं। उनका बाकायदा इसी काबीना के मेंबरान ने उनको जाने की इजाजत दी। पसे पर्दा कुछ और भी मामला तय हुए होंगे, कोई बातचीत हुई होगी, कोई इजाजत मिली होगी, वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि इस वक्त जो है एक तो ये वोट को इज्जत दो का नारा ये सिर्फ अवाम के लिए है, अवाम को दिखाने के लिए? देखिए, वोट को इज्जत दो का नारा जो है अवाम को दिखाने के लिए भी है, बिल्कुल है। सियासी पार्टियां जो होती हैं अपना नारे इस्तेमाल करती हैं अपने वोटर्स को चार्ज करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, लेकिन उन इस नारे की जो अहमियत है PMLN के वोटर के लिए वो गालिबन इसलिए है कि 2018 में उनका ये ख्याल था कि 2018 का इलेक्शन उनसे चुरा लिया गया। ये उनका कहना है। देखिए, मैं और आप तो जजमेंट नहीं पास कर सकते जब तक मुकम्मल एविडेंस ना हो, लेकिन उनके नजदीक तो ये उनमें रेजोनेट करता है। जैसे खान साहब का तब्दीली और करप्शन का नारा जो था वो उनके वोटर्स में रेजोनेट करता है, इसी तरह वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके हल्के हैं, पंजाब में खुसूसन उनकी जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, जो कि ज़मनी इंतखाबात में भी साबित हुई है कि 13 में से 12 इंतखाबात ज़मनी इंतखाब उन्होंने जीते हैं इन ऑपोजिशन।
कोई उनके पास पावर नहीं है, पावर पीटीआई के पास है। तो उन्होंने वो जीते, इसका मतलब कि उनकी है, उनके वोटर हैं। तो जब नवाज शरीफ ये कहता है कि वोट को इज्जत दो, तो उसका वोटर बड़ा खुश हो जाता है ना, वो कहता है जी मुझे लीडर जो है वो मुझे अहमियत दे रहा है। तो लेकिन हकीकत ये है कि मियां साहब भी पहले 2013 में आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो काला कोट पहन के मेमो गेट कमीशन में पेश हो गए थे पीपीपी की गवर्नमेंट के खिलाफ। यूसुफ गैलानी की नाअहलियत के वक्त बड़ा जश्न मनाया था पीएमएलएन ने। इसी तरह नवाज शरीफ के नाअहल होने पे पीपीपी ने बड़ा जश्न मनाया था। ये सब अभी माजी करीब की बातें हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे। और आपको याद होगा जरदारी साहब ने 2013 के इलेक्शन के बाद ये कहा था कि ये आरओ इलेक्शन था। इमरान साहब, जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये सिलेक्टेड है, ठीक है, जबकि नून लीग कहती है कि वोट को इज्जत दो का हमारा जो एक स्टेटमेंट है उसको हम साथ लेके चलेंगे। दूसरी तरफ ये डील की बातें भी होती हैं। तो हम किस चीज़ के ऊपर बिलीव करें फिर? हम क्या करें? इनका जो बयानिया है वो मुजाहिमत का है या मुफाहिमत का है इन दोनों जमातों का? देखिए, रजा रूमी साहब बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या इस खित्ते में, आप बड़े सिर पाकू हिंद में बात कर ले, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पे हाइब्रिड निज़ाम ही चलता है। जो कामरान खान साहब ने इस्तिलाह निकाली है वो ऐसे ही नहीं निकाली। गुजारिश ये है कि यहाँ पे आप उस रोल को, वैसे तो आप इस्टेब्लिशमेंट के रोल को अमेरिका में और यूरोप में भी माइनस नहीं कर पाते, लेकिन वो ज़रा उसको कैमोफ्लेज करके ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ उसको ज़रा ओपनली और तरीके से उस रोल को अदा किया जाता है। बात ये नहीं है कि ये वोट को इज्जत दो का मामला है या ये एहतजाज का मामला है। सियासी जमातें अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए एहतजाज भी करती हैं और अपने फ़ायदे के लिए ही डील भी करती हैं। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान के 74 साल हो गए पाकिस्तान को, इन 74 सालों में किसी लीडर ने क्या वाकई ही अवाम के लिए कोई डील की थी? मुझे 31 साल हो गए हैं, 32 साल हो जाएंगे 11 जनवरी को इस प्रोफेशन में बतौर जर्नलिस्ट। मैंने प्रिंट मीडिया भी किया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। मुझे तो इन 31-32 सालों में कोई ऐसा सियासी लीडर पाकिस्तान में कम से कम नज़र नहीं आया जिसने सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए सियासत की। इमरान खान साहब आए थे ना, वो अवाम की बात करते थे। नहीं, मेरी बात सुनिए आप। अवाम के लिए अगर वो आए थे तो फिर अवाम के लिए कुछ करते तो सही। उन्होंने कहा था मैं गुर्बत ख़त्म करूँगा, लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने गरीब को ही ख़त्म करना शुरू कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि गुड गवर्नेंस पे तो पैसे नहीं लगते। आपके पास कुछ नहीं था, आप खुदा का वास्ते सिर्फ पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस ही कर देते, बैड गवर्नेंस का खात्मा कर देते, तो आपको कम से कम लोग इस तरह से आज ना करते। क्यों? महंगाई को भी कम करनी वो नहीं कर सकते, लेकिन गुड गवर्नेंस अगर होती तो महंगाई इस तरह से ना होती कि अगर एक फैक्ट्री में किसी चीज की कीमत 1 रुपए बढ़ती है तो एंड यूजर तक पहुंचते पहुंचते वो 3 रुपए महंगी हुई होती है। यही गुड गवर्नेंस होती तो वो 1 रुपये का ही नीचे टिकल डाउन इफेक्ट आता। ये मामला ये सिर्फ ऐसा नहीं है, मामला सिर्फ ये है हमारे यहाँ सियासतदानों ने जो करना था कर लिया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून क्या एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल नहीं करते रहे और अब भी करेंगे। हालांकि इन्होंने इलेक्शन भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ना। मैं फिर वापस आ जाऊंगा रजा रूमी साहब की तरफ कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान, मैंने आज अपने कॉलम में भी ये बात लिखी है कि जमीयत उलमा इस्लाम एक वाहिद जमात है जिसने हकीकी तौर पे अपोजिशन की है। और उसका नतीजा आप ये देखें कि फवाद चौधरी साहब आज भले कुछ भी कहें, वो ये कहें कि जी देखें अगर पीटीआई का मुतबादल जमीयत उलमा इस्लाम है तो फिर इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि उन्हें जमीयत उलमा इस्लाम पे अफसोस नहीं करना चाहिए। उन्हें अफसोस करना चाहिए अपनी क़यादत के साथ, उन्हें अफसोस करना चाहिए अपनी काबीना के साथ, उन्हें अफसोस करना चाहिए अपने लोगों के साथ कि जिनकी वजह से वो ये हालात पैदा हुए। आप तो कहते थे कि मैं ये स्टेटस को के खिलाफ हूँ और आपने खानदानी सियासत, मोरूसी सियासत के खिलाफ बातें की और फिर आपने ही वहाँ मेयर्स के लिए टिकट दे दिए सब अपने काबीना के मेंबर के, जो किसी के चचा को, किसी के भाई को, किसी के बेटे को। तो अवाम ने आपको उन 17 अजला में जो पहले मरहले में इन्होंने वो अजला चुने थे जहां इनको ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड समझते थे, वहां पे अगर इनके साथ ये हुआ है तो सोचें दूसरे मरहले में जब दूसरे अजला में होगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। और फिर जब आवाम को ये नजर भी आ रहा हो कि वहां पे ये पीटीआई अपने इस्लाम में आ चुकी है तो फिर उसका भी असर दूसरे शहरों में पड़ेगा।
मैं समझता हूँ ये कि अब कम से कम इमरान खान साहब को ये चाहिए कि जितना भी टाइम, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे उन लोगों में से हूं जो ये चाहते हैं कि जमहूरियत फले फूले और हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे। अगर हुकूमत अपने 5 साल पूरा करती है तो बाकी इनके पास जो 1.5-2 साल रह गए हैं कम से कम उसमें कुछ ऐसा कर दें। ये तो अब देखें, कभी कल जो खबर थी कि जी गैस का मजीद बहरान पैदा होगा, LNG का जो इशू बन गया, यानी आप हर रोज जब उठते हैं तो एक नया बहरान आपके सामने सर उठाए खड़ा होता है। तो कम से कम आप किसी एक चीज में ऐसा कर दें। जी रूमी साहब। जी, आपकी बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त आपने नुकात उठाए हैं। LNG का बहरान जो है, इस वक्त पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं कि चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़े हैं। अगर बर वक्त LNG को बरामद कर लिया जाता, उसकी सही तरसील हो जाती, उसकी प्लानिंग होती, तो ये दिन ना देखना पड़ता। वो केसेस जिसमें शायद खाकान अब्बासी को जेल में रखा गया कि जी बड़ी महंगी LNG ले ली गई और करप्शन होगी, आज उस कीमत से कहीं ज्यादा पे LNG हुकूमत ने मंगवाई है। देखे ना, ये बात जो है, ये नाअहली जो है, ये लोग देखते हैं। आज के लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं। ये पुराना जमाना नहीं था कि जहां पे लोगों को अखबार आता था, आप तो प्रिंट से भी वाबस्ता रहे हैं, वो अगले दिन पढ़ते थे क्या होता है। अब तो लम्हा ब लम्हा टीवी के टिकर्स और सोशल मीडिया लोगों को बाखबर रखते हैं। तो अवाम में शऊर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यही वजह है जो KP के बल्दियाती इंतखाबात में हमने देखा है, इन तमाम चीजों का असर पड़ा है उसके ऊपर। जी, इतनी बात मैं जी आमिर ज़िया साहब, KPK के बल्दियाती इंतखाबात के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा भी कुछ लोग, कुछ तज्जियाकार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट आई है उसका असर भी जो है वो फेवर में गया है JUIF की। ये आप समझते हैं? बिल्कुल। देखें, एक तो पूरी मतलब है इस खत्ते में, इस पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो दाएं बाजू की सियासत की हवा चल रही है। और इमरान खान साहब खुद भी जो है एक तरह का सेंटर ऑफ द राइट या राइट ऑफ द सेंटर के ऊपर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की है। लेकिन अब मजीद कहते हैं ना कि कम से कम KP की जो वो है इंतखाबी सियासत, वो मजीद दाएं बाजू की तरफ उसका झुकाव हुआ है। और ये सूरत हाल जो है सिर्फ तशवीश का बायस सिर्फ PTI के लिए नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और PML नून तीनों के लिए होना चाहिए। और अगर ये जो है कहते हैं हवा मजीद चलती है कि यहाँ पर आप देखते हैं कि जी देवबंदी वोट बैंक इस तरह से मोबिलाइज किया गया, कल को जी हम देखते हैं कि बाजी और इंतखाबात में TLP जो है वो हम ठोक कर मैदान में आ जाएगी, और मजहबी जो जमातें हैं जिनकी बुनियादी जो है वो कहते हैं ना कि सेक्टेरियन उनकी ओरिएंटेशन है, तो उस पर जो है वो पाकिस्तान की कहते हैं सियासत के लिए जो है ये कोई नेक शगुन नहीं है। वो जो हम हमेशा कह देते हैं बाल जुमले के जी अवाम का जो इज्तिमाई शऊर होता है वो बहुत मतलब बेहतर होता है, लेकिन बाज़-औक़ात इज्तिमाई वो जो शऊर होता है वो खुदकुशी भी करता है। वो जो होता है हिटलर को भी लेकर आता है। वो कराची में हमने देखा था कि इज्तिमाई शऊर जो था वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी उसने बहुत आगे लेकर गया था, एथनिक पार्टीज को, सेक्टेरियन पार्टीज को। और आप वो पार्टीज जो कि नफरत की और तासुब की सियासत करते हैं, तो हमेशा ये दुरुस्त हुलिया नहीं है। मैं नहीं इस बात को तस्लीम करता। बाज़-औक़ात हजूम जो फैसला करता है वो गलत फैसला होता है। और हमेशा देखा जाता है यकीनन इमरान खान साहब की हुकूमत में और उनकी उसमें जमात में बहुत ज़्यादा तनकीद कर सकते हैं, उनकी जो चॉइसेस रही हैं, उनकी जो हिकमत अमली रही है, उनकी जो तरजीहात रही हैं। लेकिन फिर सवाल होता है कि इमरान खान नाकाम हो गए हैं या होने वाले हैं जैसे कि पेशगोई की जा रही है, उसके बाद जो है मुकाबिल क्या है? वही ट्राइड एंड टेस्टेड चेहरे कि जिन्होंने हमेशा से इस मुल्क को लूटा, जिनके बारे में शुबे की गुंजाइश नहीं है, जिन पे बदनुमानी के केस हैं। और ये कोई जवाब नहीं है कि जनाब क्योंकि केस प्रूव नहीं हो रहा। तो मैंने हमेशा कहता हूँ कि प्रूफ तो वो एक आपके मर्डर, एक कातिल के केस भी हमारे यहाँ केस जो है वो आसानी के साथ क्लोजर नहीं होता। तो वाइट कॉलर क्राइम तो और भी बात है। तो बात ये होती है कि जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं सोचना चाहिए। मैं एक बात मुकम्मल कर लूँ, मैंने बड़े सब्र से सुना रजा की भी बात और आपकी भी, कि जनाब बात ये होती है कि अगला स्टेप क्या है, कि आगे जाके क्या होने वाले। तो आगे जाकर जो है अगर फर्ज करें, पहली बात ये कि हुकूमत को हर हालत में अपने 5 बरस पूरे करने चाहिए। और बहुत सारी चीजें आप, मुझे बड़ी हैरत होती है कि वो जमातें जो जमहूरियत का राग दिन रात तलापती हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, आज वो उन्हीं उसी एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रही है जिसके खिलाफ हमेशा कहती है कि जी वो मुदाखलत करते हैं। यानी कि वहां पर यही ख्वाहिश है कि जनाब उनसे हाथ मिलाकर
उनके जरिए जो है वो एक चोर दरवाजे के साथ जो है हुकूमत को गिराया जाए और अपने लिए राह हमवार की। माजी में खुद भी बेनिफिशियरी रहे, इस हुकूमत को भी तनकीद का निशाना इसी बेस पे बनाते हैं और आगे खुनी के साथ राब्ते कर रहे हैं। यहीं से अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक हमें लेनी है, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले आमिर ज़िया साहब बड़ी अहम बात कर रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये दोनों वो जमातें हैं जो जमहूरियत की बात बड़े ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन माजी में क्या कुछ करते रहे और अब दोबारा से जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, जो तासुर दिया जा रहा है कि कहीं से कोई इशारा हुआ है, कोई डील की बातें चल रही हैं, तो इमरान याकूब साहब फिर ये जमातें जमहूरियत की बात फिर कैसे करती हैं? अगर इन्होंने उन्हीं के पास जाना है, दोबारा उधर से ही साजगार हालात का इंतज़ार किया जा रहा होता है, तो फिर जमहूरियत की बात किस बेस पर करते हैं? और अवाम, अभी रज़ा रूमी साहब कह रहे थे कि बड़े बाशऊर हो चुके हैं, अवाम बाशऊर हो चुके हैं, तो अवाम को ये चीज़ें समझ आ रही होती हैं? मैं समझता हूँ कि अवाम को बिल्कुल चीज़ें समझ आ रही होती हैं और ये अब वो काम नहीं रहा। अब तो आप अपने घर में अपने 6 साल के 5 साल के बच्चे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो अवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाएंगे? मेरे नज़दीक इससे भी अहम बात जो आमिर ज़िया साहब ने की है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब के बाद वापस उन्होंने ही आना है, जो लुटेरे हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो मैं ये ज़रूर इस पर तबसरा करना चाहूँगा और आमिर ज़िया साहब से पूछूंगा भी कि सर क्या आप ये नहीं समझते कि इसके ज़िम्मेदार भी खुद इमरान खान और PTI है? अगर उन्होंने परफॉर्म किया होता, अगर उन्होंने वाकई ही उन लुटेरों को, उन डाकुओं को, उन चोरों को सिस्टम में रहते हुए कुछ ना कुछ ऐसे जकरबंद कर ली होती कि वो दोबारा इस काबिल ही न रहते, उनका सही चेहरा आवाम के सामने आ गया होता, तो आवाम कभी भी उन्हें दोबारा ना देखते इस नज़र से। लेकिन जब आप माफ़ कीजिएगा खुद परफॉर्म ना कर पाएँ और सिर्फ ये शोर मचाते रहे कि जी अगला चोर है, डाकू है, तो फिर अवाम ये कहते अच्छा खाता था तो लगाता भी था, फिर अवाम कहते अच्छा डाकू था लेकिन चीनी सस्ती मिल जाती थी, फिर अवाम कहते अच्छा बहुत वो चोर थे, उन्होंने सब कुछ खा लिया लेकिन उन्होंने कम से कम ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बना दिया, ऑरेंज ट्रेन बना दी, उन्होंने मेट्रो चला दी, उन्होंने रोड्स बना दिए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया। प्रॉब्लम ये है कि मेरे नज़दीक वो चोर लुटेरे ज़रूर थे, लेकिन अगर इमरान खान साहब परफॉर्म कर जाते, अगर PTI परफॉर्म कर जाती, तो आज हम यहाँ बैठ के सब ये गुफ्तगू ना कर रहे होते बल्कि इमरान खान साहब की तारीफ़ें करते। और मैं समझता हूँ कि PTI को और इमरान खान साहब को हुकूमत में लाने में जितना हम मीडिया का किरदार है उतना तो और किसी का भी नहीं, उतना शायद PTI के लोगों का नहीं। हमने मीडिया ने जितना उन्हें सपोर्ट किया, जिस तरह से उन्हें हाईलाइट किया और उनको यहाँ तक लेके आए, लेकिन जब उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो अवाम फिर उन 100 कार्ड इन्वर्टेड कॉमर्स में उन लुटेरों, उन डाकुओं, उन चोरों को देखने पे मजबूर है। आज आपने जो कॉन्फिडेंस देखा मियां शहबाज शरीफ का, जिस लहजे में वो बात कर रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस, उनका एतमाद, उनके बोल, जो उनके अल्फाज थे वो चीख चीख कर कह रहे थे कि वो ना सिर्फ बड़े पूरे एतमाद हैं बल्कि वो खुश हैं और वो अपने आप को प्रेजेंट भी आप देखें पिछले कुछ अरसे से प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पे कर रहे हैं। अब आप सिर्फ ये कह के कि जनाब ये तो बड़े करप्ट थे, तो आवाम से उनकी जान तो नहीं छुड़वा सके। रज़ा रूमी साहब जिस तरह फरमा रहे थे, आपने से 13 में से 12 सीटें उन्होंने जीत ली, 3 सीटें PTI की भी उन्होंने जीत ली, तो इसका मतलब ये है कि वोटर तो उनके साथ है। अगर आप जो है ना जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर तो आपने ये देखना है ना कि वोटर मुंतखब किसको कर रहा है। और उसके बाद सर रज़ा भाई एक सिर्फ आखिरी बात कर दूं फिर आप अपना जरूर। इसी तरह में जी इसी तरह में आप ये देखें कि कराची में, सिंध में, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी जो है आज तक आप देखें जो लीडर होता है ना उसका एक विजन होता है, उसका एक नारा होता है, रोटी कपड़ा और मकान। आज से देखें कि 35 साल पहले या 40 साल पहले या 32 साल पहले जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह नारा दिया था तो कितना फैसिनेटिंग था कि पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के तमाम तर करप्शन के परसेप्शन के बावजूद, देखिए आप खुद बाद में जाते हैं, परसेप्शन पहले चला जाता है, उनको मिस्टर 10% कहा गया, उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट कहा गया,
लेकिन उस रोटी और कपड़े और मकान के नारे ने अवाम को उनके साथ नथी किए रखा। आप तो ऐसा कोई नारा भी नहीं दे सके ना कि जिससे अवाम आपके साथ नथी रह जाते। जी रजा रूमी साहब। नहीं बिल्कुल, मैं इमरान साहब ने जो बातें कही मैं तो वही इजाफा ही करना चाह रहा था कि देखिए वोटर जो साथ होता है ना वो भी किसी बुनियाद पे होता है। ये कारकर्दगी का मामला बड़ा अहम मामला है और इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं जोशे खिताबत में या नारेबाजी की सियासत में। मसला यह है कि वो चोर या डाकू लुटेरे जो भी हों, अव्वल तो यह है कि अगर कानून उनको सज़ा नहीं दे पा रहा, अदालती सिस्टम नहीं दे पा रहा, तो वो भी किसकी जिम्मेदारी है? प्रोसिक्यूशन को किसने ठीक करना है? तफ्तीशी जो अमला है उसको किसने ठीक करना है? नैब को वसाइल किसने देने? हुकूमत वक्त नहीं देना, बजट पार्लियामान ने मंजूर करना है। जहां तक रहा सवाल डाकुओं का, देखिए जब 2017 में जो है हमारा शराय तरक्की जो थी वो तकरीबन 5.9% पे थी, 6% थी उसके करीब करीब। जो ही सियासी बेयकीनी आई पैनामा के बाद वो शराय तरक्की गिर के ऑफिशियली 1% के करीब करीब रह गई। जो आज़ाद माहिरीन है वो तो 0% कहते थे, यानी कि तरक्की हुई नहीं। उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद दुनिया की बाकी जो हमारे खिते में पड़ोसी ममालिक है, चीन हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां भी तो आखिर कोविड आया है ना, वियतनाम हो गया, उनकी मईशत तो चल रही हैं, वहां पे नौकरियां जो है वो आगे बढ़ रही हैं। तो यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये सोचने की बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो पिछले जो डाकू और चोर थे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया, मेट्रो बसें हो, ऑरेंज लाइन हो, या हजारों किलोमीटर की सड़कों में जो इजाफा किया गया, लोड शेडिंग का जो खात्मा किया गया, देखिए ये टेंजिबल यानी कि ये ठोस किस्म की चीजें होती है जो आवाम को महसूस होती हैं, दिखाई देती हैं। वो छोटे कारोबार वाले, दर्जी की दुकान हो, कोई वो जूस बनाने वाला हो, सलाई मशीन वाले हो, उनको बिजली से कारखाने चलते हैं, बिजली से उनका काम चलता है। तो लोड शेडिंग खत्म होना जो थी पिछले दौरे हुकूमत में, उससे लोगों को याद है, खुसूसन पंजाब में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। तो अब इन जो आप कारकर्दगी होती है वो इन चीजों पे परखी जाती है। वो इस पे आपकी नीयत चाहे जितनी अच्छी हो, आपके नारा कितना ही दिलकश हो, वो 2-3 साल के बाद वो पिट जाता है मार्केट में, क्योंकि फिर आपको ठोस बुनियादों के ऊपर लोगों को रिलीफ देना होता है। पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है आज 70 से 80 लाख खानदान पाकिस्तान में गरीब तरीन है उनकी किफालत कर रहा है। उसका नाम बदल दिया, एहसास प्रोग्राम हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बेनजीर भुट्टो साहिबा के पहले दौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स की एक स्कीम आई थी। आज 1 लाख से ऊपर लेडी हेल्थ वर्कर्स पाकिस्तान के चप्पे चप्पे गांव में सर्विसेज दे रही हैं। वो खवातीन उन लोगों को जिनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास करीब कोई डॉक्टर या अच्छा अस्पताल नहीं है, उनको प्राइमरी हेल्थ केयर मिल रही है। ये चीजें लोगों को याद रहती हैं। कोई तो ऐसा काम, अच्छा अब यहाँ पे सेहत कार्ड और ये वो इसका इजरा किया गया, अच्छी बातें, उनको वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये काम पहले हो जाना चाहिए था। रजा रूमी साहब, कल पीटीआई के एक रहनुमा से बात हो रही थी तो उनसे मैंने इसी तरह से यही सवाल किया कि आप लोगों ने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना है, जो इस वक्त सूरत हाल है, मुल्क की महंगाई इतनी ज्यादा है, सब चीजें जो हैं वो नजर आ रही हैं कि आपकी हुकूमत के खिलाफ है। तो उन्होंने ये कहा कि खान साहब ने ये कहा है कि इन द लॉन्ग रन मुल्क के लिए जो चीजें ठीक हैं हमने वो करनी है, चाहे हम अगला इलेक्शन हार जाएं। तो आमिर जिया साहब, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगला इलेक्शन जीतना, इसलिए वो ये चीज़ें करना चाह रहे हैं जो इन द लॉन्ग रन, आई डोंट नो वैसे वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगी? जो मसला ये कि वो कहते हैं ना कि एक जहर को आप कंद नहीं कह सकते, तो ये नहीं कह सकते कि जनाब उन्होंने फला काम किया था माजी की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में। बात ये थी कि जब 5% ग्रोथ थी और वो बोरोड मनी पे वो ग्रोथ अगर थी तो उसके नतीजे में आपने देखा एक तारीखी करंट अकाउंट डेफिसिट जब ये हुकूमत आई तो उसको संभालना पड़ा। और जाते ही पहले दिन से ही इस हुकूमत की जिम्मेदारी ये बन गई थी कि कहीं से वो भीख मांग कर आए, उधार मांग के लाएं, उस करंट अकाउंट डेफिसिट को यानी कि जारी खाता जो है आपको उसको बैलेंस करें। तो बात ये होती है कि जो माशी बहरान आता है वो एकदम नहीं आता, उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत बरस में बनती हैं। और आज जो यकीनन मैं नहीं कहता कि इन्होंने गलतियां नहीं की और इनकी चॉइसेस बहुत सारी गलत थी, लेकिन हमें बतौर सहाफ़ी, बतौर तज़कियाकार चीज़ों को सियाक़ो सबाक़ के साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और वो सियाक़ो सबाक़ यही है कि अगर बात करें कि जी मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में
5-6 बरस तक जो है एवरेज जो ग्रोथ रेट थी वो 7% से ज्यादा हुआ करती थी। तो बात ये होती है कि इकोनॉमिक जो आपकी जीडीपी ग्रोथ होती है बड़ा वो इम्पोर्टेंट वो होती है, कुलिया होती है। लेकिन फिर हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो धड़ाम से गिर गई। नवाज शरीफ साहब की शुरू के कितने बरस में आप देखें पीएमएल नून के ग्रोथ जो थी वो 2% 3% रही आखिरी बरस में जाके, और उसके ऊपर इल्जाम लगता रहा कि इन्होंने जो है वो फिगर्स को फज किया है और इन्होंने जनाब हैवी बोरोइंग की है, पूरे मुल्क को जो है मकरूज कर दिया, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान आज तक नहीं पनप सका। अब हम ये कैसे भूल जाएं मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप जो भी बात करेंगे वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर करेंगे। तो सिर्फ आप ये कहते हैं बहुत आसानी से कि जी इमरान खान से हर ज्यादती शुरू हुई, हर मुश्किल के जिम्मेदार हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब उनसे सर तवक्कुआत इसलिए ज्यादा है कि उन्होंने उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी ना आवाम की, अपने जलसों में खड़े होकर उन्होंने जो बात की कि एक IMF का रास्ता है और एक दूसरा रास्ता है, दूसरे रास्ते की तरफ मैं जाऊंगा। अब वो दूसरा रास्ता तो है ही नहीं, वो तो खुद IMF की तरफ जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मैं कह रहा हूं इमरान साहब की रजा रूमी साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, जरा लेट हिम कंप्लीट प्लीज। जी आमिर साहब, बेशुमार जो गलतियां हुई हैं इमरान खान साहब से, उसमें जो सबसे बड़ी गलती थी देखें वो ये कि उन्होंने सिस्टम के अंदर रहते हुए उन्होंने कहा कि जी क्योंकि सिस्टम में इलेक्टेबल्स को आना है तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को डाइल्यूट किया। जो 22 साल उन्होंने सियासत की थी जम के, उसकी नफी करके वो इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी के अंदर लेकर आए। तो नतीजतन इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी का जो क्लास कैरेक्टर है वो मोर और लेस वैसे ही है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग का है, और जाहिर है कि जो इनका क्लास कैरेक्टर उसके हिसाब से ये लोग इकदाम भी करेंगे। इमरान खान साहब तन तनहा तो चीजों को नहीं ठीक कर सकते और इसीलिए आपने देखा कि नाकाम है और इसीलिए उनके ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन मेरा सिर्फ अर्ज ये कहना है कि तनकीद बिल्कुल करें, हम भी करते हैं, लेकिन चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डाल के करें। ये ना करें कि जी वो जो पिछला दौर हुकूमत था वहां पर मतलब दूध और शहद की नहरें बह रही थी, हमें भी याद है मतलब है कि क्या वहां पर सूरत हाल थी, साहब डार साहब क्या करतब अंजाम दिया करते थे, उसके बाद किस तरह से उन्होंने मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत को रोका हुआ था। फिर मिफ्ता इस्माइल जो वजीर खजाना थे उन्होंने क्या इकदाम किए, तो हमें सब कुछ याद है और हमें पता है कि क्या है। बात ये अलमिया यही है जो मैं बार बार स्ट्रेस करता हूँ कि इस निजाम के DNA में अदम इस्तेकाम है। इसमें कोई भी आ जाएगा कि आपका निजाम जो है ये जमहूर दोस्त नहीं है। पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं वो पॉपुलर वोट पे नहीं आते, वो बिरयानी की प्लेट खिलाकर आते हैं। इस निजाम को ठीक किसने करना है रजा रूमी साहब, कौन ठीक करेगा इस निजाम को? देखिए जी, अब देखिए निज़ाम को ठीक करना तो बड़ा वक्त लगेगा, सभी को इन्हीं को ठीक करना पड़ेगा। मैं आमिर भाई से ये कहना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बड़े वो पिछली गवर्नमेंट्स ने बड़ा बुरा किया, इमरान खान साहब तो अच्छे आए थे नीयत के साथ। तो मुझे ये बताइए कि हफीज़ शेख साहब तो जरदारी के वजीर ख़जाना थे, उनको कैसे इमरान खान साहब ने बिठा लिया? ये जरा बताइए। शौकत तरीन जो है वो भी जरदारी हुकूमत के साथ थे मुंसलिक, उनको भी बिठा लिया। नहीं, कमाल है भाई। बात यह है कि असद उमर था ना उनका PTI का एक शफाफ चेहरा, उसको क्यों निकाल दिया खान साहब ने खुद से ही? वो तो पहले कहते थे टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो 200 लोगों की टीम है जो आके यहाँ पर एक इनकलाब बर्पा कर देगी, 90 दिन में करप्शन खत्म कर देगी। देखिए आमिर भाई, बात यह है कि ये चीजें आज के जमाने में फरामोश नहीं की जा सकती। जब आप वादे कुछ और करें, डिलीवर आप ना कर सकें और आपके पास कोई तैयारी ना हो, कोई टीम ना हो, फिर ये हालत आपके सामने आती है। जहां तक कर्जा जात की बात है तो इस हुकूमत ने तो तमाम आदादो शुमार ये बताते हैं कि तारीखी कर्जों में इजाफा किया है। अगर पिछली हुकूमत ने करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा किया, पीपल्स पार्टी ने किया, सब ने किया। हम उनको बिल्कुल किसी को हम जो है छूट नहीं दे रहे, किसी को हम बेगुनाही की मोहर सबत नहीं कर रहे, मगर हकायक हैं कि आज इस हुकूमत ने 3 साल में पाकिस्तानियों को बहैसियत कौम ज्यादा मकरूज किया है। आज इसी हुकूमत के तहत पाकिस्तानियों की फीकस आमदनी 40% तो ऑफिशियल आदादो शुमार के मुताबिक कम हुई है। जिसकी एक आमदनी 10,000 थी आज से 3 साल पहले, उसकी आमदनी घट के 6,000 रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। रजा रूमी साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि 5 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टोटल 55 अरब डॉलर जो है कर्जा वापस करेगी। पॉसिबल नजर आ रहा है इमरान याकूब साहब आपको? देखें, बात ये कि फवाद चौधरी साहब जो है ना वो शेख रशीद साहब की जगह लेना चाहते हैं। अच्छा, पहले तो उन्होंने आपस में वजारतें जो हैं वो आपस में जो है ना वो चेंज की हैं। अब वो ना उसी तरह से ना जिस तरह शेख रशीद साहब कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ के मीडिया में रहने का फन जानते थे, तो हमारे दोस्त हैं फवाद चौधरी।
फवाद चौधरी साहब भी शायद उस तरह की सोच के हामिल हैं कि किसी तरह से ना कोई ऐसी बात ज़रूर की जाए। मुझे आप ये बताएं कि जो अभी रज़ा रूमी साहब जो बात कर रहे थे ना, कि जब यहाँ तो इन्होंने तारीख साज कर्जे ले लिए, मान लिया कि पिछले ने लिए थे, आपने उनके अदा करने थे, उनका सूद देना था, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। तो आप वो 55 अरब डॉलर देंगे कहाँ से? अगर आप अपने 3.25 साल में तो रिकॉर्ड कर्जे ले लिए, तो 1.25 साल में क्या जादू हो जाएगा? क्या आप अलादीन का चिराग रख देंगे कि जिससे आप 55 अरब रुपए वापस कर लेंगे? 55 अरब डॉलर। हाँ जी। अब मामला ये है कि ये आमिर ज़ियाद साहब का दर्द मैं समझता हूँ। आमिर ज़ियाद साहब हमारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, एक जमहूरी सोच के हामिल जर्नलिस्ट हैं। वो बात जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि वो कहते हैं ना, मैं जहरे कराकर को कभी कह ना सका कंध हाँ जी। तो गुजारिश ये है कि वो इमरान खान साहब के हम जरूर गुण गाते। जब आप एक ऐसा सूबा जिसकी बुनियाद पर आप यहाँ पे हुकूमत में आए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वहाँ पे आपने वसीम अकरम प्लस की सिलेक्शन करके उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। और फिर मुझे आप ये बताएं कि क्या आप उनसे तवक्को कर सकते हैं? आमिर साहब मुझे आप ये बता दें कि आप अगर अपना अगर अपना कोई अखबार निकालें या अपना कोई टीवी चैनल बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि आप उसके लिए डायरेक्टर न्यूज़ कोई ऐसा बंदा उठाएंगे कि किसने कभी किसी अखबार या टीवी का दफ्तर भी ना देखा हो? अपने दिल पे हाथ रख के कहते। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। ये जो है ना कि उनका टीम सिलेक्शन इमरान खान साहब का बड़ा क्वेश्चनेबल रहा है, बहुत क्वेश्चनेबल रहा है। एग्री विद यू जी। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, उससे अगली बात सुन लें। आपने 6 आईजी चेंज कर दिए, आपने कितने चीफ सेक्रेटरी 6-7 चेंज कर दिए। आप तो बात करते थे कि हम तो ये करेंगे नहीं, लेकिन आपने तो इस तरह से चेंज किया जिस तरह स्लीपिंग सूट चेंज करते हैं, उस तरह से आपने इंतज़ामिया को चेंज करना शुरू कर दिया। मैं आपको ऑन रैकेट कह रहा हूं सर, मुझे एक पुलिस अफसर ने, ग्रेड 21 के पुलिस अफसर ने ये कहा, उसने कहा जनाब जब हम पिछली गवर्नमेंट में उन करप्ट हुक्मरानों के साथ काम करते थे तो हम सिर्फ शहबाज शरीफ को जवाबदेह होते थे, हमसे पैसे लेके पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं होती थी। इस दौर में हमें 6 को जवाबदेह होने पड़ता है। अब मुझे आप ये बता दें सर कि जब इस तरह से होगा तो फिर क्या हमारा इख्तिलाफ इमरान खान साहब से तो है ही नहीं। इमरान खान तो मेरे आपके और रजा रूमी के हीरो रहे हैं। हम तो अपने बचपन से हमने जिस बंदे को अपना हीरो तस्वर किया पहले दिन से, वो इमरान खान है। मैं तो खुद आज ये कहता हूं कि अब में से कितने लोग हैं जिन्होंने जब ज़कात देना हो तो वो कहते हैं अच्छा अपने रिश्तेदारों के मिलने वालों के अलावा जो बचे वो आप शौकत खानम को दे दें, वहां लग जाएगी। बिल्कुल। लेकिन क्या हमने इसलिए ये हीरो बनाया था, ये बुत इसलिए तराशा था कि बाद में वो बुत हमें ही पाश कर दे, वो बुत बाद में हमारा आवाम का वो हाल कर दे। आप यकीन करें कि इस वक्त लोग महंगाई से इतने तंग आ चुके हैं, जब रुपए की कीमत जैसे इन्होंने कहा 60 पैसे रह जाएगी तो खर्चे तो बढ़ रहे हैं, पैसे आपके कम हो रहे हैं, वैल्यू कम हो रही है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको सच कहूं आप हैरान होंगे, लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया। वो कहते हैं हम फीस नहीं दे सकते, हम 2 वक्त की रोटी का। अभी मुझे कैमरामैन बता रहा था कि जनाब मेरे घर के 42 यूनिट चले और 2600 रुपये बिल आ गया। मुझे आप ये बताएं जिस बच्चे के 42 सिर्फ यूनिट चले हो बिजली के और उसको 2600 रुपये बिल आ जाए, वो चीखेगा नहीं तो क्या करेगा वो? बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी मिनट है मेरे पास। रजा रूमी साहब, ये आखिरी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या हालात इतने साजगार हो गए हैं अपोजिशन के लिए कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ जाएं? क्योंकि सरदार सादिक साहब आपसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वापस आने वाले हैं नवाज शरीफ साहब, और उसके बाद फिर अपोजिशन की सियासत में मजीद तेजी देखेंगे। देखिए, नवाज शरीफ जो मुझे नहीं पता कि वो कब आएंगे, लेकिन वो आएंगे सही। वो हमेशा से वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के सबसे अहम किरदार हैं, और माजी में भी हमने देखा है कि पहले भी वो बाहर रहे थे मुशर्रफ के ज़माने में, अभी भी वो बाहर गए हैं, और वो जो ही इलेक्शन की हवा बनेगी वो आएंगे बिल्कुल वापस। ज़ाहिरी बात है कि उनकी आने में कब आते हैं और क्या पसे पर्दा क्या उनके मामला तय होते हैं, मैं उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, मगर मैं आपको तज्जियाती तौर पर यह कह सकता हूं कि वो बिल्कुल वापस आएंगे। उनकी पार्टी मकबूल भी है, बड़ी पार्टी भी है, और वो इसको आकर आगे चलाएंगे और लीड करेंगे जब भी अगला इलेक्शन का ऐलान होगा या आने वाला होगा। जी
ठीक है आमिर साहब, आपसे भी यही सवाल, आपको नजर आ रहा है कि इंतखाबी जो माहौल है वो बनता जा रहा है, तो अब नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आने के लिए तैयार हैं? मैं दो बातें करूंगा। बड़ी अच्छी बात होगी कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और वो अदलिया को, जिससे वो कहते हैं फरार हुए हुए मफरूर हुए हैं, उसका सामना करें, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कि बहुत हल्ला गुल्ला बहुत है स्क्रीन के ऊपर और ऑपोजिशन की पोस्टरिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे ये लगता है इम्कान इस बात का है कि ये नहीं होगा कि हुकूमत जो है अपने 5 बरस पूरे ना करे। गालिब इम्कान या तो खैर कोई आसमानी सुल्तानी पड़ जाए, वो एक बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि वो ना ऑपोजिशन इस बात को, मेरे ख्याल में जो संजीदा लोग हैं वो चाहेंगे कि ऐसी रिवायत पड़े कि प्रेसिडेंट पड़े कि जनाब हुकूमत जो है वो महलाती साजिशों की वजह से गिरा दी गई हो, और उसी तरह जो एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत तनकीद और ऑपोजिशन खुद कहती है कि इनको सियासी शहीद नहीं बनने दिया जाएगा। हमारे पास वक्त खत्म हो, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।